रात के 8 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की कहानी की बात करें तो आज की कहानी अपने आप में ऐसी कहानी है जिस कहानी के अंदर जिस व्यक्ति का कत्ल होता है वो भी आप लोग को उतना ही गुनहगार लगेगा, जो व्यक्ति कत्ल करता है वो भी आप लोग को उतना ही गुनहगार लगेगा। यानी इस कहानी के अंदर जितना कातिल आप लोग को गुनहगार लगेगा उतना ही कहीं ना कहीं आप लोग को मकतूल भी गुनहगार लगेगा। जिसका कत्ल हुआ उसके प्रति भले ही आपके मन में संवेदनाएं हों या ना हो, ये तो आपके मूड पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये कहानी आप लोग को सोचने और समझने पे मजबूर करेगी। तो ये कहानी पूरी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो चलते हैं फिर सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी की बात करें तो कायदे में इस कहानी की शुरुआत होती है अब से तकरीबन 4 दिन पहले से। मध्य प्रदेश में एक शहर लगता है ग्वालियर, और इसी ग्वालियर शहर के अंतर्गत एक थाना आता है, पड़ाव थाना। और दोस्तों, ये जो ग्वालियर शहर है काफ़ी जाना माना शहर है, आप सभी लोगों ने शहर के बारे में शायद सुन रखा हो। इसी ग्वालियर शहर के पड़ाव थाने के अंतर्गत एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब फला फला जगह पर हम लोग मौजूद हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति है, उसके हाथ में एक गन है और वो एक महिला के ऊपर हमला कर रहा है और हमें डर है कि वो उस महिला की हत्या कर देगा। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस पूछती है कि ये पूरा मामला कहाँ का है, लोकेशन बताओ। अब वो व्यक्ति लोकेशन बता पाता इससे पहले ही एक और फायर की आवाज़ होती है। अब जैसे ही फायर की आवाज़ होती है तो पुलिस उस व्यक्ति से जल्दी पूछते हैं कि बताओ लोकेशन कहाँ है, क्योंकि पुलिस सोचती है कि अगर समय पर वहाँ पर पहुँचा जा सके तो हो सकता है कि जिसके ऊपर हमला किया जा रहा है उसको बचाया जा सके। लिहाजा उसके बाद में वो जो व्यक्ति जो फ़ोन कर रहा था वो पुलिस को सारा एड्रेस बताता है। पुलिस तुरंत आन फान में मौके पर पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, जब तक पुलिस वहां पर पहुंचती है तो जब तक पुलिस वहां पर पहुंची थी तो जिसके ऊपर फायर गया था वो एक महिला थी जो कि ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। एक व्यक्ति जो कि वहां पर एक सनकी तरीके से खड़ा हुआ था, उसके हाथ में एक गन थी और वो ऐसे करके लहरा रहा था। अब हथियार इस तरीके से हाथ में, तो उस ज़रूरी सी बात है, जाहिर सी बात है कि उस हथियार में और भी गोली हो सकती हैं। इसलिए जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो लोग भी उस व्यक्ति की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ के साथ जो पुलिस है वो भी कंफ्यूज है कि इस व्यक्ति तक कैसे बढ़ा जाए। लेकिन इस बीच में पुलिस के जहन में कई तरीके के सवाल, कई तरीके की बातें कि जिस महिला की गोली लगी है अगर वो जीवित है तो उसको कैसे बचाया जाए, कैसे उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाए। दूसरी तरफ ये व्यक्ति है, इसके हाथ में एक पिस्टल है, हो सकता है कि इसके अंदर और गोलियाँ हों। अगर इसको पकड़ने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए बढ़े तो हो सकता है ये पुलिस के ऊपर बैकफायर कर दे। तो ये मुश्किल भी पुलिस के लिए थी, लेकिन उसके बाद में पुलिस ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाकर इस व्यक्ति को समझाने की कोशिश भी करती है। लेकिन ये जो व्यक्ति था इसके ऊपर शायद ही पुलिस की किसी बात का कोई असर होता हो। उसके बाद में पुलिस जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन सारे ही लोगों से पूछताछ करती है कि इसने कै फायर किए हैं, तो लोग बताते हैं कि इसने बहस एक ही फायर किया है। अब जैसे ही एक ही फायर करने की बात आती है तो पुलिस समझ जाती है कि उस पिस्टल के अंदर और भी गोलियाँ हो सकती हैं। लिहाजा पुलिस फैसला ये करती है कि इस महिला जो कि ज़मीन पर गिरी पड़ी है उसको बचाना भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोई काम अगर पुलिस के लिए है तो वो ये है कि इस व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जाए या फिर इसके ऊपर काबू कैसे पाया जाए। तो जो एसएसपी धर्मवीर सिंह साहब होते हैं वो इस मामले में तुरंत आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में कुछ आंसू गैस के गोलों का इंतज़ाम किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो लोगों की भीड़ थी वो लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो चुकी थी। हमारे देश के अंदर भीड़ का हिसाब किताब तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि अगर जेसीबी की खुदाई हो या फिर कहीं पर कोई तमाशबीन आ जाए तो उसके पीछे भी लोगों की तादाद खड़ी हो जाती है। हज़ारों लोग वहीं पर इकट्ठा होकर अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पर तो एक लाइव मर्डर हुआ था, इसलिए भीड़ बेकाबू हुई जा रही थी। अब पुलिस वहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़ती है और ये शायद उस क्रिमिनल को, उस कातिल को भी दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि जो आंसू गैस के गोले इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो तुम्हारे लिए नहीं है बल्कि बेकाबू हुई भीड़ के लिए है। 2-4 गोले जो थे वो बेकाबू भीड़ के ऊपर चलाए जाते हैं। साथ के साथ जिधर वो व्यक्ति खड़ा हुआ था उधर भी 2-4 गोले फेंके जाते हैं। अब जैसे ही आंसू गैस के गोले अपना काम करना शुरू करते हैं, लोगों की आंखों में जलन होना शुरू करती है, नाक में जलन होती है। अब इस आंसू गैस के जो गोले होते हैं इनका असर सीधा सीधा उस व्यक्ति के ऊपर भी पड़ता है जो वहाँ पर उस महिला के ऊपर फायर कर गन लहरा रहा था। अब जैसे ही उसके ऊपर वो असर दिखाई पड़ता है गोलों का, तो उसके ऊपर से हथियार की जो पकड़ थी वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है कि इसी बीच में एक बहादुर पुलिसकर्मी जो होता है वो उस धुएं में छुपते छुपाते वहाँ पहुँचता है। उस व्यक्ति को और उसकी जो गन था, जो हथियार था, उसको कस के पकड़ लेता है और इस व्यक्ति के ऊपर काबू पाता है। इस व्यक्ति को गिरा लिया जाता है। गिराने के बाद में इसे अरेस्ट किया जाता है। आन फारन में जो पुलिस की टीम होती है तुरंत जो गिरी हुई महिला थी उसको उठाती है। उठाने के बाद में सीधा उसे हॉस्पिटल लेके भाजती है।
क्या पता इस महिला की जान बचाई जा सके। महिला की नब्ज चल रही थी और पुलिस की कोशिश यही थी कि हम लोग जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएं। लेकिन दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि ट्रैफिक उन सारी चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं जो गाड़ी थी हॉस्पिटल पहुंचने में लेट हो जाती है, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। इधर पुलिस वाले जो थे वो इस व्यक्ति को अरेस्ट कर पुलिस थाने ला चुके थे और पुलिस थाने लाने के बाद में इससे पूछताछ की जाती है और इससे कुछ इस तरीके से पूछताछ की जाती है कि जब ये कहानी दोस्तों सुनाता है तो इस कहानी को सुनने के बाद में हर कोई दंग रह जाता है। सबसे पहला सवाल जो पुलिस वाले इस व्यक्ति से करते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है और तुम कौन हो। तो ये जो व्यक्ति होता है ये बताता है कि साहब मेरा नाम तो अरविंद है। अब जैसे ही ये व्यक्ति ये बात बताता है कि इसका नाम अरविंद है तो पुलिस वाले इससे ये पूछते हैं कि जो मरने वाली महिला है उसका क्या नाम है और उसका तुम्हारे साथ में रिश्ता क्या है। तो जो अरविंद होता है बताता है कि साहब उसका नाम तो नंदिनी है और मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था और जो कत्ल हुआ वो भी शायद मोहब्बत की वजह से ही हुआ। अब जब ये बातें पुलिस वालों के सामने करता है तो उसके बाद में पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि चलो ठीक है, अपनी पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाओ, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी पत्नी को सरेआम गोली मार दी थी और ऐसे में ये भागा नहीं था। तो ऐसे आदमी की जो मानसिक स्थिति है उसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। पुलिस ऐसे व्यक्ति के साथ में ना तो कोई सख्ती दिखा सकती, ना तो कोई उसके ऊपर कोई फोर्सफुली उससे पूछ सकती, क्योंकि वो व्यक्ति तो खुद वहाँ से भागा ही नहीं। लिहाजा प्यार से अगर उससे सारी चीज़ें पूछी जाएंगी तो वो सारी चीज़ें सही सही पुलिस को बता देगा और पुलिस भी ऐसा ही करती है। इससे पूछते हैं कि पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाओ। तो ये व्यक्ति बताता है कि तकरीबन इस कहानी की 7-8 साल पहले से शुरुआत होती है। जो नंदिनी थी इसकी शादी एक व्यक्ति के साथ में होती है। अब नंदिनी की शादी उस व्यक्ति के साथ में होती है। नंदिनी और उसका पति दोनों अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजारते हैं, लेकिन शादी के बाद में थोड़ा समय गुजरता है, इनको एक बच्चा भी होता है। अब जब घर के अंदर बच्चा हो जाता है तो ससुराल वाले भी खुश, सास ससुर भी खुश, पति भी खुश, नंदिनी भी बहुत ज़्यादा खुश, बाकी नंदिनी के घर वाले भी खुश। क्योंकि दोस्तों शादी के बाद में अगर कोई इच्छा रह जाती है तो वो सिर्फ और सिर्फ संतान रह जाती है और इस घर के अंदर संतान का सुख भी प्राप्त हो चुका था। तो नंदिनी के अंदर जो खुशियाँ थीं नंदिनी के घर के अंदर वो सारी की सारी बहुत ज़्यादा थीं। इसलिए धीरे धीरे जब वक्त गुजरा तो इन्हीं खुशियों के बीच में कड़वाहट घुलने लगी। दरअसल नंदिनी और उसके पति के बीच में जो रिश्ते थे उन रिश्तों के बीच में कड़वाहट आने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरा, लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहीं। साल 2017 का समय आ जाता है और इस साल 2017 में जो नंदिनी के पति होते हैं उनका कत्ल हो जाता है। अब जब नंदिनी के पति का कत्ल होता है तो उसके बाद में मामला पुलिस में पहुंचता है। पुलिस छानबीन करती है, चार्जशीट बनाती है और चार्जशीट में ये साफ साफ लिखा जाता है कि जो नंदिनी है यही अपने पति के कत्ल के पीछे हो सकती है, क्योंकि इसके पति के साथ में रिश्ते अच्छे नहीं थे और जिस वजह से इसने अपने पति का कत्ल किया। बहरहाल मामला कोर्ट में पहुंचता है, जिसकी वजह से इस महिला को साल 2017 से और साल 2021 तक आप समझ सकते हैं कि महिला जेल में रही। लेकिन दोस्तों जो मामले एक तरीके से दब के रह जाते हैं, अगर मामला गरीब परिवार का हो तो उसमें कितनी जल्दी वो आएगा, एक तरीके से रिजल्ट आएगा, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहरहाल साल 2021 में ये महिला छूटती है और उसके बाद में इसकी मुलाकात होती है अरविंद से। अब जब अरविंद से मुलाकात होती है तो उसके बाद में मिलना मिलाना शुरू होता है, दोस्ती होती है, प्यार होता है, सारी ही चीज़ें चल रही थी। और दोस्तों जो अरविंद था ये भी शादीशुदा था, इसके भी बच्चे थे। दूसरी तरफ ये जो महिला थी जिसका नाम नंदिनी था ये भी शादीशुदा थी, लेकिन इसके पति की तो हत्या हो चुकी थी और ये अपने पति के कत्ल के जुर्म में जेल से छूट के आई थी। लिहाजा उसके बाद में इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। ये दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों को एक हो जाना चाहिए, लेकिन एक होंगे तो पुराने रिश्तों को छोड़ना पड़ेगा। नंदिनी का तो रिश्ता पहले से ही ख़त्म था, इसलिए जो अरविंद था ये अपनी पत्नी अपने बच्चों को छोड़ता है और उसके बाद में नंदिनी के साथ में लिव इन में रहने लग जाता है। अब ये नंदिनी के साथ में लिव इन में रह रहा है, धीरे धीरे वक्त गुजर रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन दोनों के बीच में भी झगड़े शुरू हुए। जब झगड़े शुरू हुए तो नंदिनी इससे कभी कभी पैसों की डिमांड करती, कभी अपने शौक़ पूरे करने की डिमांड करती, लेकिन जो अरविंद था नहीं तो नंदिनी के ना ज़्यादा शौक़ पूरे कर पा रहा था और ना उसकी डिमांड पूरी कर पा रहा था। इसलिए जो अरविंद होता है ये नंदिनी को पैसे देने से इनकार कर देता है, लेकिन जो नंदिनी होती है वो कहती है कि देखो अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। इस पर अरविंद कहता है कि तुम्हारे पास दूसरा रास्ता क्या है, मैं दूसरा रास्ता देखना चाहता हूँ। नंदिनी कहती है कि ठीक है, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। अब जो नंदिनी थी ये सीधा सीधा पुलिस थाने पहुँचती है और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराती है। उसके ऊपर मारपीट, घरेलू हिंसा जैसे आपराधिक मामले दर्ज कराए जाते हैं, साथ के साथ उसके ऊपर शायद दहेज का केस भी कर दिया जाता है। अब उसके बाद में जब ये चीज़ें अरविंद को पता चलती हैं तो वो अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें करता है। बहरहाल जो पत्नी होती है आखिरकार अरविंद के कहने पर उस केस को वापस लेती है, लेकिन नंदिनी यहाँ पर एक शर्त रखती है। नंदिनी शर्त ये रखती है कि तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी होगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम कर दोगे। अरविंद के पास में कोई दूसरा रास्ता था नहीं, इसलिए अरविंद इस बात पे तैयार हो जाता है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी नंदिनी के नाम कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में गुस्सा, जलन ये सारी चीज़ें थीं।
इसी वजह से ये जो अरविंद था अपनी पत्नी के साथ से मार्केट से लौट रहा होता है। किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। अरविंद के पास में एक पिस्टल थी और उसी पिस्टल से वो नंदिनी के ऊपर फायर कर देता है, जिसकी वजह से नंदिनी की मौके पे ही मौत हो जाती है। लोग देखते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस पहुंचती है, इस व्यक्ति को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद में सीधा पुलिस थाने लेके पहुंचती है। बहरहाल दोस्तों, इस केस का खुलासा तो हुआ, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग इस केस के अंदर डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि गलती किसकी है। हालांकि जो अरविंद है उसने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ा, कहीं ना कहीं उसने गलत किया और उसके किए की सज़ा उसको मिली कि उसकी पत्नी ने, जो जिसके साथ में वो लिव इन में रह रहा था, उसने सारी उसकी प्रॉपर्टी छीन ली। दूसरी तरफ जो नंदिनी थी, जो अपने पति के कत्ल के जुर्म में 4 साल जेल रह के आई, वो फिर भी नहीं सुधरी। उसके बाद में अपने इस पति के साथ रही, फिर भी लड़ाई झगड़े। बहरहाल इस सारी चीज़ों का, इस पूरी उथल पुथल का अंजाम ये रहा कि जो महिला है उसकी हत्या हो गई, उसकी जान चली गई, और ये जो व्यक्ति है जिसका नाम अरविंद है, ये अपनी तमाम ज़िंदगी अब जेल के अंदर गुजारेगा। भले ही दोस्तों इस पूरी कहानी के अंदर किसी का कुछ ना गया हो, लेकिन दोनों तरफ से अगर देखेंगे, चाहे अरविंद के बच्चे हों या फिर नंदिनी के बच्चे, उन बच्चों का क्या कसूर था? सारी सज़ा अगर कही जाए तो उन बच्चों को मिली। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में जो भी सोचें कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी कल के दिन आप लोगों से जो सवाल पूछा था, उस सवाल के आप लोगों ने कुछ आंसर्स दिए हैं, तो वक्त होता है कि आप लोग के आंसर्स पढ़ लिए जाए। तो दोस्तों, कल के दिन मैंने आप लोगों से सवाल ये किया था कि भारत का जो संविधान है ये कब लागू हुआ था, कब कंप्लीट हुआ था। तो जो सही जवाब दिए हैं, सुख पवार हैं, लिखते हैं 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तो आपका सही जवाब है। उसके बाद में जीवेश अंसारी जी का सही जवाब है। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, और इसमें जो सही जवाब दिया है, ये जवाब दिया है अन्नू भाई ने। और उसके बाद में अगला जो अबू जहन है, इन्होंने सही जवाब दिया है। तौसीफ रज़ा ने सही जवाब दिया है। साहिल जी ने सही जवाब दिया है। राधेश्याम शर्मा, सचिन चौधरी जी, और उसके बाद में गिल्ली प्रेमजीत जी, इन्होंने सही जवाब दिया है। तौसीफ रज़ा हैं, लिखते हैं मेरा कमेंट्स कहाँ है। और उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है, ये कमेंट्स राजू कुमार का है। और धीरज सिंह जी सही जवाब देते हैं। SKD लिखते हैं और ये कुछ कहते हैं, ये कमेंट्स पढ़ना ज़रूरी है। SKD कहते हैं क्या फ़ायदा सवाल पूछने का, लोग कमेंट्स में देखकर ही आंसर लिख देंगे, तरीका सही नहीं है। और मुझे भी लगा कि SKD जी आपकी बात सही है, कुछ लोग ऐसे ही करते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि सवाल पूछने का जो सिलसिला है उसको बंद करते हैं, और डेली की तरह आप लोगों के जो कमेंट्स रहेंगे वो कल के दिन से पढ़ लिए जाएंगे। बाकी दोस्तों, इस कहानी के बारे में आप लोग जो भी लिखना चाहें ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।